उमेश पाल हत्याकांड का शूटर अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश कैले एसटीएफ को प्रमुख एसटीएफ को हेड कर रहे हैं, कई सालों से हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले। अमिताभ जी, आप क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, पहले तो ये बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को और एसटीएफ की टीम को बधाई दी। सर बधाई दी, जरा इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। 1.5 महीने से आप लोग अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के पीछे थे और जो बाकी शूटर्स के पीछे थे। काफी सवाल भी उठ रहे थे यूपी एसटीएफ के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर कि इतनी बड़ी आपकी यूपी पुलिस है, इतने लोग हैं, फिर भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितना 1.5 महीने से आप लोगों ने का दबाव था और कितनी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जरा बताइए, जरा इलैबोरेट बताइए। मुझे पता है वो अंग्रेजी में कहते हैं यू आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, पर आज आपका दिन है, थोड़ा समझाइए हमें कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था और क्या क्या किया आपने इस ऑपरेशन में। जिस प्रकार की ये घटना थी, उसको पूरे कंट्री में इसका लाइव प्रसारण हुआ, सीसीटीवी फुटेजेस का। दिन दहाड़े एक सरकारी एक गवाह की हत्या हुई, और वो भी एक ऐसा गवाह जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखा था। दो पुलिसकर्मी विद सोफिस्टिकेटेड आर्म्स उसके साथ लगाए गए थे। इस गैंग ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से तीनों की हत्या की, और इसका जो मैसेज गया वो बहुत ही पुअर होता अगर हम इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके कानून के दायरे में नहीं लाते। तो यही हमारा प्रेशर था, हमारा सेल्फ जनरेटेड प्रेशर था कि जल्द से जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। अन्यथा जितनी भी कार्रवाई की है उसका इफेक्ट, उसका जो असर पब्लिक पर होना चाहिए, पब्लिक के मोरल पर होना चाहिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अमिताभ जी, ये जो असद था ये काफी शातिर था, इसने बहुत सारी लोकेशंस चेंज की, ये दिल्ली भी पहुंचा था, मेरठ भी गया, कानपुर भी गया। आप लोग कैसे ट्रैक कर पा रहे थे? फोन सिम्स बदल रहा था। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पार्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले कितने शातिर तौर पर कितना संगठित अपराध था इन लोगों का, कैसे लोग अंजाम दे रहे थे। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये टेक्निकली इसको ट्रैक करना, क्योंकि फोन चेंज कर रहा था, हमें बताया हमारे एक सोर्स ने, जो कि करीबन 10 से 12 सिम चेंज किए। तो कैसे कर रहा था ये? देखिए, इसको तो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे पास ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट दोनों का इनपुट्स थे, और लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि ये इस गैंग को पकड़ा जाए, इसके सभी मेंबर्स को पकड़ा जाए। असद और गुलाम के बारे में जब भी जानकारी मिलती थी, इनके साथ होने की मिलती थी, हमें ये भी जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो ये लगातार कैरी कर रहे थे। और कई बार नियर मिसेस हुए, ऐसे जगह जहां वो ठहरे थे वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वहां से वो निकल चुके थे। ये सभी ग्रुप्स लगातार मोबाइल रहे हैं, हर जगह किसी भी जगह थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर अगले किसी अन्य ठिकाने पे चले जाते हैं। इसी तरीके से ये लगातार पुलिस को अवॉइड कर रहे थे। इनका कोर्ट में सरेंडर करने का अथवा कानून के दायरे में अपने आप को लाने का कोई भी इरादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अभी तक कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। हमारे लिए चैलेंज था, बिकॉज इस तरह की घटना में अगर एक्शन पुलिस का ना हो तो हम पब्लिक का विश्वास खो देते। यश जी, आप बहुत बड़ी ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जाहिर है कि एसटीएफ की। और इसके साथ साथ एक, हालांकि आपसे हम लोग ऑपरेशनल डिटेल्स जान रहे हैं, बट जो इसके आसपास तमाम राजनीति एक दिख रही है, वो सुनकर, आपने भी सुना होगा, वो सुनकर दुख होता है कि एक कामयाब ऑपरेशन था पर इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशंस पर सवाल उठाया जाना कोई नई बात नहीं है। हर एक एनकाउंटर की कई लेवल्स पर जांच होती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उनको मॉनिटर करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट के दायरे से उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही
किसी भी इनकाउंटर को सही करार दिया जाता है। हमारा तरीका है कानून के दायरे में रहना। हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अमिताभ जी, अभी तक एसटीएफ का कोई भी इनकाउंटर इट हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। जी अमिताभ जी, नगमा जी भी आपसे यही पूछ रही थी। हाँ, वो सवाल थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर है, आपका काम है ऑपरेशंस करना, लेकिन जैसे नगमा जी ने भी कहा कि राजनीति होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, बीएसपी की तरफ से भी हो, सवाल उठाए जाते हैं। और एसटीएफ को, बहुत प्रिसाइज सवाल पूछ रहा हूं, और एसटीएफ पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि जो एनकाउंटर्स करते हैं आप लोग, वो लेजिटिमेट नहीं है। तो आज आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि असद जो है उसका वीडियो फुटेज भी है जिसमें वो गोली चलाते हुए दिख रहा है। तो उन तमाम लोगों को जो एसटीएफ के एनकाउंटर्स पे सवाल उठाते हैं, एडीजी एसटीएफ के तौर पर, एसटीएफ प्रमुख के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एसटीएफ बहुत ही मेहनत से काम करती है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल। ये पिछले 25 साल, लगभग 25 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इट हैज़ गॉट लॉरेल्स। अभी भी ये बहुत मेहनत से काम कर रही है और एसटीएफ का प्रयास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल हम पर उठाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन माफिया ग्रुप्स द्वारा, उनके लॉयर्स द्वारा, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी। जैसे आज गुड्डू मुस्लिम के मारे जाने की खबर फैला दी गई जी, या उसके पकड़े जाने की खबर फैला दी गई। ये सब टैक्टिक्स, इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ लॉ में हमारे खिलाफ रिट्स किए जाते हैं, और छोटे मोटे रिट्स में पता चलता है कि सबसे बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है। पहला इंडिकेशन है कि कोई बड़ा माफिया गैंग उस रिट के पीछे। तो हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की, कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश पूरी चलती रहती है। बट हैंडलिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी नो दैट। सर, वापस से उस पे आते हैं। सवाल जो सबके दिमाग में है, और एक बहुत आम आदमी के तौर पर ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि मोटिव क्या था? उमेश पाल को तो मारना समझ में आ गया कि मारना था क्योंकि मुख्य गवाह था, लेकिन अमूमन देखते हैं कि अपराधी जो है छुप कर आता है, चेहरा ढक करके आता है। मोटिव क्या इनका? खौफ फैलाना था, ये संकेत देना था इलाहाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कि नहीं, अतीक अहमद भले ही जेल में हो, उसका टेरर कायम है? क्योंकि आप लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मोटिव उमेश पाल को मारने के अलावा क्या खौफ फैलाना भी था? ये इन गैंग्स का हमेशा ये मोटिव रहता है कि इनका खौफ बने, उसी से उनकी वसूली होती है, उनका धंधा चलता है। मैं आपको एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहूँगा। जब कृष्णानंद राय जी का मर्डर हुआ था, उसमें उनके ऊपर लगभग 10 AK-47 से फायर किया गया था। उसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे। AK-47 की एक गोली किसी भी आदमी को मारने के लिए काफ़ी है, बट एवरी मैन वॉज पम्प्ड विथ 100 bullets ईच, इंक्लूडिंग द पुलिसमैन। तो हत्या करना तो एक बात है, उसका खौफ फैलाना, उससे उसका इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद जब खौफ फैलता है तो फिर गैंग के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कोई गवाही नहीं देता, चुपचाप लोग उनको लेवी वसूली दे देते हैं। उनके जिन ठेकों में वो घुस जाते हैं उन ठेकों को कोई नहीं लेता। जिस भी जो समाज में वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इन गैंग्स का जो काम करने का तरीका रहा है, उसमें खौफ फैलाना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो ये क्या इसमें ये कामयाब हो रहे थे? अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद वो उसका दबदबा जो था वो वैसे ही अभी भी बना हुआ था वहां पे? कुछ अगर उनको लगता था कि वो कामयाब हो रहे थे तो बहुत गलतफहमी में थे, और आज मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। अमिताभ जी, अतीक का एक बेटा उमर जेल में, 2 अभी वो पता चला नाबालिग हैं, वो बाल सुधार गृह में हैं, उनकी पत्नी भी अभी फरार है।
अतीक अहमद को की पुलिस कस्टडी मिल गई है आप लोगों को 5 दिन की। ये आप लोगों का आगे का क्या रणनीति है अतीक अहमद से पूछताछ? एक बड़ा दिलचस्प सवाल आई गया आपसे बात नगमा, अक्सर जब अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से लाया जाता है इलाहाबाद, तो बड़ा चर्चा हो जाती है कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, अतीक अहमद की क्या आज आखिरी रात है। इन सब सवालों पर चूंकि सबका कहते हैं अमिताभ यश जी एडीजी एसटीएफ है, उनका बड़ा नॉन टॉलरेंट रवैया है, उस पर आपका क्या कहना है? जो गाड़ी पलटने वाली बात अक्सर कही जाती है, उस पर आज बहुत दिनों बाद मिला अमिताभ जी, इसलिए सारे सवाल पूछ ले रहा हूं आपसे। और अतीक अहमद ने खुद बार बार कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो हाँ, जाए। गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं वो। भाई आपने इतनी बार उनकी गाड़ी को आते जाते दिखाया, एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी, एक बड़ा मवेशी उनकी गाड़ी से टकरा गया था और आपने मीडिया ने ही उसको बार बार दिखाया। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना ये कोई बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं है। और लेकिन अभी अतीक अहमद तो पूरी तरह सुरक्षित है, कानून के दायरे में है, अभी वो पुलिस के सवालों में जवाब देंगे। सर आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, क्या ये जो आज एनकाउंटर किया है उसके बारे में बताएं कि फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी पुलिस को देखते ही, और इसका क्या झांसी से मध्य प्रदेश भाग रहा था, या कुछ ऐसी चर्चा भी हो रही है कि अतीक अहमद का अगर काफिला वापस साबरमती जाता तो पुलिस काफिले पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था? इस पर अगर कुछ बता पाए तो सर आप। जो गैंग का जो मोटिव था ये तो 100% क्लियर नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट पैटर्न था उससे ये जरूर लगता है कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस इंसिडेंट का मकसद कुछ भी हो सकता था, वो हमारे लिए क्लियर है। जी, पर जो सौरभ ने पूछा अमिताभ यश जी, एक बार दोबारा पूछना चाहती हूँ कि सबको दिलचस्पी है जानने में कि क्या वो फायरिंग शुरू कर दी थी उसने, क्या हुआ वहां पे? आपने इस पूरे ग्रुप को लाइव देखा है, इनके करतूतों को की सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं, यू सीन कि कैसे ये एक्ट करते हैं, किस तरह से इन्होंने पुलिस वालों को बर्बरता पूर्वक मारा था। तो आपको लगता है कि ये पुलिस के सामने मीकली सरेंडर कर देंगे, तो ये तो बहुत गलत लगता है। टुडे इटसेल्फ, आज भी इन्होंने पुलिस पर फायर किया, लेकिन आज देयर लक हैड रन आउट। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ यश जी, एडीजी यूपी एसटीएफ। शुक्रिया आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए।